हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ कहानी अमृतसर आ गया। इसके पहले भी हम कई कहानियां पढ़ चुके हैं। आज हम अमृतसर आ गया है जो कि भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, नाम हैं, ये सभी भी हम आपको बताते चलेंगे कि क्या इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहानी के स्टार्ट करने के पहले ही हम इसके विषय में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट तथ्य के रूप में जान लेते हैं। अमृतसर आ गया कहानी, जैसा कि हमने बताया कि ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और ये इन्हीं की कहानी संग्रह, भीष्म साहनी के कहानी संग्रह नाम है इसका पटरियाँ, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें ये संकलित किया गया और इस पटरियाँ में कितनी कहानी है ये भी यहाँ पर दिया गया है कि पटरियाँ में सबसे पहली कहानी है पटरियाँ, फिर है अमृतसर आ गया, तीसरी कहानी है ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगौड़ा। इस प्रकार ये सभी कहानियाँ पटरियाँ कहानी संग्रह में संकलित हैं। इस कहानी के विषय में कुछ चीज़ जान लेते हैं। कहानी मैं शैली में लिखी गई है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें लेखक ही सारी बातें करता है। तो ये क्या कैसी है कहानी? मैं शैली में लिखी गई है और है भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। ये भारत और पाक के विभाजन के समय की कहानी है। इसमें है कि सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगे की आहट थी। और इसमें कौन कौन से स्थान आए हैं उसका भी नाम दिया गया है। स्थान है पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा। तो कौन कौन से स्थान हो गए सब? पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर और हरवंशपुरा। 6-7 स्थान आए हैं, जिसमें हरवंशपुरा के निकल जाने पर बाबू को लगा, इसमें एक पात्र बाबू है, जिसको लगा कि खतरा अब टल गया। अब हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। कहानी स्टार्ट होती है, गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। इनके सामने वाली सीट पर देखिए, मैं शैली में लिखी गई है कहानी। तो ये क्या बता रहे हैं? मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी मुझे लाम के किस्से यानी युद्धस्थल के किस्से सुना रहे थे। ये बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और जब बात करते थे तो बीच बीच में खीखी करके हंसते थे। और उसी डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से अभी उन तीनों का पोशाक के बारे में दिखाया गया है कि उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था जो ऊपर लेटा था, ऊपर वाली बर्थ पर। और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करते थे। ये कहाँ का रहने वाला जान पड़ता था? पेशावर। इसका एकदम क्लियर एड्रेस नहीं है कि कहाँ का रहने वाला था,
लेकिन वो पश्तो में बात करता था, इसलिए लगता था कि ये पेशावर का रहने वाला है। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हों, पर वह स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उड़ रही थीं और मन ही मन बड़ा खुश था। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। तो ये क्यों खुश थे लेखक? क्योंकि ये दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता समारोह देखने जा रहे थे। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। ये कह रहे हैं लेखक। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। ये जबकि बात हो रही है तो ये बता रहे हैं कि उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरुदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। ये दो जगह की जोश की बात की जा रही, खुशी की बात की जा रही कि एक ओर तो हिंदुस्तान के बनने का जोश था, दूसरी ओर एक ओर तो पाकिस्तान के बनने का जोश था और दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम-ए आज़ादी की तैयारी भी चल रही थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। आगे है कि शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। अब वो क्या कहता बाबू से, काले बाबू ताकत आएगी। कहता काले बाबू ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा कि मेरे जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। कहता है कि मांस नान रोटी खाओ तो मेरे जैसे तगड़े हो जाओगे और तुम दाल खाते हो इसीलिए दुबले पतले हो। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ऐ तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। कहता है कि खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का गोश्त नहीं है। अब अगर मेरे हाथ से नहीं लेने का मन है तो तुम अपने हाथ से उठा लो। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन देखता है। हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़,
हम तेरे साथ दाल पिएगा। कहने का मतलब इसका ये है कि तू मेरे साथ खा और मैं तेरे साथ खाऊंगा। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। ओह कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल काय सरदार जी बोले। जो सरदार जी बैठ के लाम के किस्से सुना रहे थे, अब वो बीच में बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं ले रहा है कि तुम लोग हाथ नहीं धोए। और बोलते ही खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और खी करने लगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लगभग सभी लोग ट्रेन से यात्रा किए होंगे, तो ट्रेन में कुछ लोग तुरंत ही बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, तुरंत ही एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझने लगते हैं और एक दूसरे के साइड भी हो जाते हैं। अब कुछ लोग उसी में से विरोधी निकल आते हैं कि उनकी बात पे विरोध प्रकट किया जाता है। तो कई लोग सब अलग अलग जगहों से होते हुए भी कुछ लोग एक साथ हो जाएंगे, कुछ लोग विरोधी हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ भी है। कहता है कि मांस नहीं खाता है बाबू, तो कहता है कि ये पठान कहता है कि मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। फिर कहा उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। जब ज़्यादा देर से यात्रा करने लगते हैं तो आपस में परिचित से लगने लगते हैं, और जैसे जिसकी कम समय की यात्रा रहती है तो उनसे उतना बातचीत नहीं हो पाता। आगे है कि ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, ओ जालिम, किस्सा खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद। अब आगे बात हो रही है कि शायद ये वजीराबाद है। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। किसी ने पूछा तो मैंने क्या कहा, वजीराबाद है शायद, बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी लोग थे, 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। वह इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। देखिए, जो बाहर हैं उन्होंने हलचल देखा तो उनके अंदर भी हलचल हो गई और वो भाग भाग के अपनी गाड़ी के अंदर आ गए। लेकिन जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बाहर के वातावरण से अनभिज्ञ थे और अपना उनका हंसी मजाक जारी चल रहा था। दुबला बाबू कहा, कहीं कुछ हलचल हो रहा है। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसीलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भांप गया था। लेखक कह रहा कि मैं कई दंगे देख चुका था, इसीलिए जो थोड़ी सी तब्दील हुई वातावरण में, वो उसे देखकर मैं भांप गया कि ये सब दंगे के ही निशान हैं। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहता, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है
और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता रहा होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। ये भी घटना याद रखनी है कि हलवाई जो था वो काले रंग का एक संदूक अंदर घसीटने लगा। आ जाओ तुम भी चढ़ जाओ। और क्या कहता है, आ जाओ तुम भी चढ़ जाओ। वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे यानी उसके बाद 16-17 बरस की सांवली सी लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ अंदर सामान अपना घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उछक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर की लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करते वह बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठे बुढ़िया कर लाए जा रहे थे। ऐ नेक वक्तो, बैठने दो, आ जा बेटी, तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बेजाली में, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रहे थे, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमों, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है, ऐसा बुढ़िया कह रही। आगे है कि गाड़ी सोने प्लेटफॉर्म को लागती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा है, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते हुए धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे
की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा संकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह किसी डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नस्वार की डिबिया कौन यूज कर रहा था, तो एक पठान यूज कर रहा था। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। देखिए अब क्या हुआ, अन्य पठान भी, जो और दोनों पठान थे वो भी बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओंठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिजती पीठ पर पानी की मस्कल लादे प्लेटफॉर्म लाग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। ऐसा कौन सोच रहा है? ये लेखक सोच रहा है कितनी मार काट हुई है और लगता है कि अकेला बच गया और ये पुण्य कमाने चला आया। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाजें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दों जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों पर पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। ये भी कह रहे हैं कि खिड़कियों के जो पल्ले चढ़ाए गए उसका कारण ये भी हो सकता है कि दंगा जो हो रहा था, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि किसी ने अपने ज़रूरत के हिसाब से खिड़की का पल्ला ऊपर चढ़ा दिया हो, तो उसको देखकर लोग आशंकावश सभी ने अपनी खिड़कियों के पल्ले चढ़ा दिए हों। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और संकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते, कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान उड़ने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे बैठे सो गई।
ऊपर वाले बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाली और उसे धीरे धीरे चलाने लगा। अब देखिए, काले मनकों की तस्बीह ये किसने निकाला था? एक पठान ने। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुढ़िया भी माला जप रही थी और एक पठान अपने कुर्ते की जेबों से मनकों की तस्बीह निकाली। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सब घटना भी ध्यान रख कर चलना है कि कौन नस्वार ले रहा था, कौन जो है माला जप रहा था। आगे है कि खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया। चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। कब ये दुबला पतला बाबू कब बोला था? हरबंसपुरा निकल जाने पर दुबला पतला बाबू ने चिल्लाकर कहा कि हरबंसपुरा निकल गया। उसकी आवाज में उत्तेजना थी, वह चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को सुनकर ही करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। तस्बीह वाला पठान क्या कर रहा? चौंक कर बोल रहा है कि ए बाबू, तू चिल्लाता क्यों है? इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खीखी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एकाध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर से गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। इसके पहले उसने क्या बताया कि हरबंसपुरा आ गया। और ये कौन बोल रहा था? बाबू। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ भी पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ का नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाला पठान ने करवट बदली और बाबू को देख कर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बक बक नहीं करो। ओ खजीर के तुख्म, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है? बाबू चिल्लाया, उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। सरदार जी बोले कि लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर बैठो आराम से, इसके बाद अपना देखना। आगे है, तेरी मैं तो लात ना तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया। वो कहता, वो हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला है। ए इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, ओ जीड़ जोगिए। ये क्या बोलती है? ओ जीड़ जोगिए, आराम नाल बैठो, वे रब दी बंदियो, कुछ होश करो। ये कौन बोल रहा? बुढ़िया बोल रही। उसके ओंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वालों की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वाले पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह इस डिब्बे से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। ना जाने क्या कर बैठे, पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए
और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ियों के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खुमचे वाले के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने अपने दाएं हाथ में लोहे का एक छड़ उठा रखी थी। उसने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ बाबू उठा रखा था। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरी साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, सब के सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुजदिल हो। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा। वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाते गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भर पेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था। गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनकी जान माल का खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ देर बाद लोग भी ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में, लेखक कह रहा कि गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद उगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने की जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विविध मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए ताक देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह एथलेटिक खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लाग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से आस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर उस पर लगी रहीं, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पॉप फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। ये सब घटना हो रहा, वो तब तक नींद में है। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा, डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ाया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आ जा, तू भी चढ़ जा, आ जा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है।
गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। बाहर से फिर वो आदमी अंदर आने के लिए प्रयत्न करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। जब बाबू ने मना किया इसके बाद भी वो नहीं माना। वो इसके बाद भी कह रहा कि हमको अंदर आने दो। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकिनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया। उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के आस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गईं। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसट कर कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि वह कौन है, उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए, उनमें से सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण होठों पर बल पड़ने लगा था। नीचे पटरी के साथ भागती भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से चढ़ नहीं पा रहा, उसका पैर जम नहीं पा रहा। वह गाड़ी के साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सस्सा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गया और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में चमक रही थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता था, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी, क्योंकि लेखक जग रहा था, इसीलिए उसने उसकी ओर नहीं देखा। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथों से सिर के पीछे रखे सामान की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो, पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई। तुमसे डर कर ही वे पठान गाड़ी में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया।
एक विभीत सी मुस्कान और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। ये प्रश्न इस बार के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि इस विभीत से मुस्कान जो कि बाबू मुस्कुराया, उसके पीछे क्या कारण था, उसका क्या कारण था विभीत से मुस्कान के पीछे। तो इस प्रकार से इसके यानी कहानी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उसकी एक एक हरकतों पर आपको भावार्थ भी देखना है कि क्या भाव रहा। तो इस प्रकार ये हमारा कहानी यहीं पर समाप्त होता है। अमृतसर आ गया। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कहानी। तब तक के लिए बाय बाय। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं।